गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में कुछ महत्वपूर्ण पाठ हैं जो कि हम इस हिंदी व्याकरण वाले वीडियो में ही देखेंगे और समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी कि वो वर्ण, जब हम वर्णों का विच्छेद करते हैं, वर्णों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है। वर्ण मतलब क्या? हमारे स्वर और व्यंजन, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम वर्ण कहते हैं। और जब हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, वर्ण विच्छेद अर्थात वर्णों को अलग अलग करना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे कि अ, इ, उ, क, च, त, श, र आदि। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि जितने भी स्वर और व्यंजन है ये पूरा मिलके एक समूह बनता है और इसी समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। उनके लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और स्वर है अ, आ, इ, ई। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, किंतु इसके अलग व्यंजन जो होते हैं, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, क से लेके ज्ञ तक और सारे संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, इनमें कोई ना कोई स्वर जरूर छिपा होता है। ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। जैसे कि क में क धन अ, र में अ धन अ, र धन अ और च में च धन अ। जब किसी व्यंजन के नीचे तिरछे रेखा, यानी कि नीचे सब आप नीचे देख रहे होंगे, हर एक व्यंजन में नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा जिसको हलंत कहा जाता है, हाफ लेटर उसको माना जाता है, यानी ये कि वो व्यंजन आधे रूप में है, कंप्लीट रूप में नहीं है, आधे रूप में है। तो जब भी हलंत लगा रहे यानी कि वहां पे उस व्यंजन के साथ कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन जब ये हलंत नहीं होता, इसका ये मतलब होता है कि उस व्यंजन में कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ है और व्यंजन का जो रूप होता है उसी उसी हिसाब से हम ये मानते हैं कि उसमें उस स्वर का प्रयोग हुआ है। तो क से ज्ञ तक सबको मालूम होगा, क ख ग घ अंग। उसके बाद संयुक्त व्यंजन में क्ष, जिसमें क, श और अ मिलके ये बनता है क्ष। त्र, त, र और अ को मिला के बनता है त्र। और ज्ञ यानी कि ज, इय और अ को मिला के बनता है ज्ञ। इसी तरह से श्र, श और र और अ को मिला के बनता है श्र। यानी कि इसमें बहुत सारे व्यंजन, एक से ज्यादा व्यंजन और स्वर भी होता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें दो व्यंजन जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। अब वर्ण विच्छेद क्या होता है? किसी शब्द में आए सभी वर्णों यानी कि स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में जाना कि हर एक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है, और जब हम किसी शब्द को वर्ण विच्छेद के रूप में लिखते हैं तो हम सारे व्यंजन और सारे स्वर को अलग अलग करके लिखते हैं। उसके लिखने की प्रक्रिया क्या है, आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं उसको। मात्रा वाले वर्णों का वर्ण विच्छेद, जिसमें कोई ना कोई मात्रा होती है, उसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाता है। मात्रा यानी अ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन वो हर एक व्यंजन में जुड़ा होता है। लेकिन इसके अलावा, अ के अलावा जितने भी स्वर हैं उसकी कोई ना कोई एक विशेष मात्रा होती है, जिसको लिखने का तरीका अलग अलग तरह से होता है। तो मात्रा वाले वर्णों का विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर को लिख दिया जाता है। अर्थात जब हम उसको धन लगा के उस व्यंजन से अलग करते हैं तो हम उसको मात्रा के रूप में नहीं लिखते, बल्कि हम उस स्वर के रूप में लिखते हैं जिस स्वर की वो मात्रा है। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि क में क धन अ, का, क धन आ, का, क पे छोटी ई यानी कि, क पे बड़ी ई यानी कि। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने जब अलग किया है, विच्छेद किया है, तो हमने ये जो मात्राएं होती हैं जो कि छोटी ई, बड़ी ई,
या आ की मात्रा, उन मात्राओं को यहाँ नहीं लिखा, बल्कि वो जिस स्वर की मात्रा है अलग करने पर हम उसको उस स्वर के रूप में लिखते हैं। और भी एग्जाम्पल है, क पे छोटा ऊ कु, क पे बड़ा ऊ कु, क पे ऋषि की मात्रा क्री, क पे ए की मात्रा के, क पे ऐ की मात्रा कै, क पे ओ की मात्रा को, इसी प्रकार क पे औ की मात्रा कौ, क पे अंग की मात्रा कंग और क पे अह की मात्रा कह। आधे व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग करना न भूलें। जब भी किसी शब्द में आधा व्यंजन होता है, यानी कि जिसमें स्वर ना हो, उसमें हलंत लगाना अनिवार्य होता है, तभी समझ में आता है कि वो व्यंजन आधा है। आइए और भी बहुत सारे वर्ण विच्छेद के उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, कलम क प्लस अ ल धन अ और इसी तरह से म धन अ, अर्थात जब इसका वर्ण विच्छेद हमने किया तो कलम का बना क धन अ धन ल धन अ धन म और धन अ, यानी कि ये इसका विस्तृत रूप है, इसका विच्छेदित रूप है। इसी प्रकार महल का म अ ह अ ल अ, फिर कमल क अ म अ ल अ, इसी प्रकार से नाना न आ न आ। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने मात्राएं नहीं लिखी, हमने उस स्वर को लिखा है यहाँ पे। किताब क छोटी ई त आ ब अ किताब। कहानी क धन अ धन ह धन आ धन न धन बड़ी ई। अब है कि कौन सी चीजें हैं जो हमको वर्ण विच्छेद के समय पे ध्यान देने वाली हैं। तो ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि स्वर के टुकड़े नहीं होते, अर्थात जिन शब्दों में स्वर अपने वास्तविक रूप में होता है, तो अगर उसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो उसी रूप में लिखा जाता है, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते, तो वो अपने रूप में ही विच्छेदित होते हैं। जैसा कि अनार, अब हमने अ प्लस अ नहीं लिखा, हमने बस अ लिख दिया और ये विच्छेद का रूप हो गया। लेकिन जब हमने न पे आ लगाया तो यानी कि यहाँ पे ना था, तो हमने न और आ को अलग कर दिया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, इमली, यहाँ पे ये ई को हमने अलग किया, लेकिन इसके साथ हमने कुछ और नहीं जोड़ा, ये ई अपने में संपूर्ण है। म अ और ये ल पे बड़ी ई है, तो इसलिए ल के साथ बड़ी ई हमने अलग करके लिखा है। इसी प्रकार औरत और इसी प्रकार आदमी का उदाहरण भी आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात, आधे अक्षर में कोई स्वर नहीं होता, अर्थात जब भी हम कोई हलंत वाला व्यंजन लिखते हैं, उसमें ये माना जाता है कि उसमें कोई भी स्वर नहीं है। इसलिए जब उसका हम विच्छेद करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि बच्चा, यानी कि ये आधा च, ये हमको ये बताता है कि इस बीच वाले च में कोई भी स्वर प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए हमने इसका जब विच्छेद किया तो ये कुछ इस प्रकार से बना, ब धन अ धन च धन च। च और च इसलिए क्योंकि ये दूसरे वाले च पे आ की मात्रा लगी है, लेकिन पहले वाले च पे कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये इसी च के साथ जुड़ा रहेगा और ये आ की मात्रा इन दोनों च के लिए काम कर रही है। इसी प्रकार पुस्तक, कुत्ता और बिल्ली, इसके भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब है संयुक्त व्यंजन को तोड़ना न भूले। जिन भी किसी शब्दों में अगर संयुक्त व्यंजन इस्तेमाल हुआ है तो हमको बस उसका वर्ण विच्छेद करते समय उस पे लगी हुई मात्रा नहीं देखनी है, बल्कि हमको उस संयुक्त व्यंजन को भी तोड़ना है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन जुड़े होते हैं, तो जब भी हम उसको अलग करते हैं, उसको विच्छेद करते हैं, तो हम उस संयुक्त व्यंजन को भी अलग करते हैं और दोनों व्यंजनों के लिए एक ही स्वर लगा होता है। जैसा कि इस वीडियो में आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, श, क, श और अ मिलके, त्र, त, र और अ मिलके, ज्ञ, ज, इय और अ मिलके, इसी प्रकार श्र, श, र और अ मिलके बना है।
उदाहरण के तौर पे देखिए, क्षमा। जब भी हम अगर किसी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द को विच्छेदित करेंगे तो उसमें हम संयुक्त व्यंजन को जरूर भूलना नहीं है, जरूर से हमको उसको भी तोड़ना है, उसको भी हमको अलग करना है। जैसा कि यहाँ पे है क्षमा, क और श, और इस क और श को अ जो है वो कंप्लीट करता है, यानी कि ये संयुक्त व्यंजन, इन दोनों व्यंजनों के लिए ये अ बराबर है, एक जैसा ही दोनों को साउंड देता है, एक दूसरे को ध्वनि देता है। और म पे आ की मात्रा यानी कि क्षमा, शिक्षा यानी श पे छोटी ई और श पे आ की मात्रा यानी क और श के लिए ये कॉमन आ। इसी प्रकार त्र, चित्र, च छोटी ई, त, र और अ, यानी कि त और र मिला के जब अ मिला तो ये त्र बन गया। त्रिभुज, इस त्रि में त और र और दोनों के लिए छोटी ई, भ छोटा उ, ज अ त्रिभुज। इसी प्रकार यज्ञ और श्रोता का भी उदाहरण आप देख सकते हैं, ज्ञ यानी कि ज, इया और अ। इसी प्रकार श्र के लिए श, र, श्रोता में ओ की मात्रा है तो यहाँ पे ओ, और श्रुति में छोटा उ की मात्रा है इसीलिए श र के साथ उ लगा हुआ है। तो ये था हमारा वर्ण विच्छेद। अब है कि इसमें ध्यान देने योग्य बातें, जो र होता है उसके लिए हमको किस किस प्रकार से वर्ण विभेदन करना होता है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं री की मात्रा जो होती है वो कभी कभी ऊपर लगी होती है जिसको हम रेफ कहते हैं, और कभी कभी वो नीचे प्रयोग की जाती है जिसको हम पदेन कहते हैं। तो रेफ यानी वो र जो कि ऊपर लगी हो, जैसे कि पूर्व और सूर्य, और वो र जो कि किसी अक्षर में नीचे जुड़ी हो उसको पदेन बोलते हैं, जैसे प्रणाम, प्रिय और ट्रक। तो र के विभिन्न रूपों का वर्ण विच्छेद। रेफ, ये रेफ र मतलब आधा र। पर्व, जैसे कि प धन अ, और ये र जो है वो व के पहले, क्योंकि बोलने पे देखो पर्व, परव, इसी तरह से सूर्य, तो र य के पहले आ रहा है, इसी प्रकार व के पहले आ रहा है, तो हम इसको उस व्यंजन के पहले जोड़ेंगे। तो जब भी हम रेफ वालों को अलग करेंगे तो हम ये देखेंगे कि र जो है वो किस व्यंजन के पहले बोलने में आ रहा है, तो उस व्यंजन के पहले हम उसको धन करके लगा देंगे, और इस व के साथ जो भी मात्रा होगी वो इसके लिए भी कॉमन रहेगी, इस रेफ वाले र के लिए भी कॉमन रहेगी। जैसा कि पर्व है प अ र व अ, यानी कि ये जो र है वो इस व के ऊपर है, यानी कि ये और र और व एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार सूर्य स बड़ा उ र य अ, यानी कि ये र और ये दोनों आपस में जुड़े हैं और ये अ इन दोनों को पूर्ण कर रहा है। इसी प्रकार पदेन, पदेन में हम देखते हैं कि ये जो पदेन मात्रा है ये किस अक्षर पे लगी है, उस अक्षर के बाद। अभी ऊपर था कि अक्षर के पहले, लेकिन जब पदेन होती है तो उस अक्षर के बाद हम र को जोड़ते हैं, और र के लिए अलग मात्रा नहीं लगाते, उस जो मूल व्यंजन है उसके हिसाब से जो मात्रा लगी होती है वो र के लिए भी सामान्य होती है, दोनों के लिए यही जो मात्रा है वही मानी जाती है। तो प्रणाम यानी कि प र अ न आ म, प्रणाम। इसी प्रकार प्रिय, प पे र लगा हुआ है तो प के बाद र, और इन दोनों के लिए छोटी की मात्रा य अ, प्रिय। इसी प्रकार ट्रक, ट र अ क अ। तो मुझे लगता है आप लोगों को वर्ण विच्छेद में ये सब इतना कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक होता क्या है। अनुस्वार, अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के पीछे पीछे चलने के कारण इसे अनुस्वर भी कहते हैं, और यह एक नासिक के ध्वनि है, यानी कि जब इसको हम बोलते हैं तो हल्का सा नासिक के ध्वनि, नाक से आवाज आती है। यह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाकर प्रकट की जाती है। इतना याद रखना है कि अनुस्वार हमेशा एक बिंदु के रूप में होती है। अनुनासिक के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अभी अनुनासिक में आगे बताऊंगी, पहले हम अनुस्वार समझेंगे।
जैसा कि एग्जाम्पल है गंगा, पंजाब, अंत आदि। अनुस्वर लगाने के नियम क्या क्या है? पंचम वर्ण के रूप में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पहले हम वर्ग समझेंगे। क वर्ग यानी कि क से लेके अंग तक, ये पांचों जो वर्ण हैं वो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार च वर्ग में च से लेके इ तक, ट वर्ग में ट से लेके अण तक, और त वर्ग में त से लेके न तक, प वर्ग में प से लेके म तक। और जितने ये आखिरी वाले जो वर्ण होते हैं वो इस वर्ग का पंचम वर्ण होता है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा शब्द जिसमें सपोज यहाँ पे एक गंगा का एग्जाम्पल ही देखेंगे, तो गंगा जो है, गंगा का जो ग है, तो ग कौन से वर्ग का है? क वर्ग का ये वर्ण है। तो जब हम गंगा को अगर हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन अगर हमको इसको ये बोलना हो कि इसका हमको विच्छेद करना है, तो विच्छेद के टाइम पे ये जो अनुस्वार है वो अंग के रूप में होगा। यानी कि जब भी कोई शब्द हमारे सामने आता है जिसमें अनुस्वार लगा होता है, तो हम ये चेक करते हैं कि वो किस वर्ग का है। फिर उस वर्ग में के जो पंचम वर्ण है उसकी मात्रा वहां पे लगा दी जाती है, जो कि अनुस्वार के अनुसार लगती है, यानी कि बिंदु। लेकिन जब हम उसका विच्छेद करते हैं, जब हम उसको एक्सपेंड रूप में लिखते हैं, तो वो विच्छेद अपने वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में लिखा जाता है। जैसा कि क का पंचम वर्ण अंग, च का पंचम वर्ण इया, ट का पंचम वर्ण अण, त का पंचम वर्ण न और प का पंचम वर्ण म कहलाएगा। और जब अनुस्वार हम लिखेंगे तो वो बिंदु के रूप में लिखेंगे, और जब हम इसको विच्छेद के रूप में लिखेंगे तो हर वर्ग का पंचम वर्ण के रूप में इसका विच्छेद होगा। जैसा कि हमको समझ में आ रहा है कि अंग, ञ, अण, न, म, जब ये आप हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं नासिक की ध्वनि आ रही है, नाक से आवाज आती है, तो इसलिए इसको अनुस्वार बोलते हैं और ये नासिक की ध्वनि भी कही जाती है। दो पंचम वर्णों का एक साथ होना। कोई कोई ऐसे शब्द आते हैं जिसमें एक नहीं बल्कि दो पंचम वर्ण होते हैं, जैसा कि भिन्न, अन्न, जन्म। अब इसमें हम देखेंगे भिन्न में दो न आते हैं, अन्न में दो न आ रहे हैं, इसी तरह से जन्म में न और म दोनों नासिक की ध्वनियां हैं और दोनों आ रहे हैं। तो उनका हम विच्छेद इस तरह करेंगे कि भ, ई और दोनों न, जिस तरह से हमने बताया था कि जो जिसके नीचे हलंत लगा होता है, ये एक दूसरे से जुड़ने का मतलब ही है कि ये जो एक न है वो आधा है यानी कि हलंत वाला है, और एक न पूरा है यानी कि जिसमें स्वर जुड़ा हुआ है। तो उसको हम कुछ इस रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार अन्न अ न न अ, और जन्म ज अ न म अ, यानी कि न और म आपस में जुड़े हैं किससे? अ से। अभी तक तो हमने क वर्ग, च वर्ग, ट, प और त वर्ग को देखा। अब है कि य, व और ह। तो य, व और ह का नियम अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जब इसमें अनुस्वार होते हैं तो इसमें हम उसको बिंदु के रूप में नहीं लिखते, बल्कि य, व और ह के साथ जब भी अनुस्वार होता है तो हम उसको आधा न मानते हैं और आधा न के ही रूप में लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण है अन्य। अब हम अगर ऐसा लिखें कि अ के ऊपर बिंदु और य, तो वो गलत तरीका होगा, वो मानक रूप नहीं है, बल्कि मानक रूप क्या है? अ आधा न य। इसी प्रकार कान्हा, ह का इस्तेमाल हुआ है, का आधा न हा, और इसी तरह से अन्वय अ आधा न व और य, यानी कि य व ह में अनुस्वार का प्रयोग का अलग तरीका होता है। ये सब चीजें हमको याद करनी पड़ती है, तब हमको पता चलता है, ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आता है। इसी प्रकार श और स से पूर्व हमेशा अनुस्वार का प्रयोग होता है। जिस तरह से इसमें कभी अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में नहीं होता, लेकिन जब श और स की बात की जाती है तो इसमें हमेशा जो अनुस्वार होता है वो बिंदु के रूप में ही होता है। जैसा कि अंश, वंश, मांस, यानी कि श, श और स।
अब है अनुनासिक। अनुनासिक इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण के मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, या कहें मुख के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं और इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुस्वार ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में यूज होता है और वो शब्द जो कि संस्कृत से लिए जाते हैं संस्कृत के रूप में, अनुस्वार लगभग उसी में यूज होता है। लेकिन अनुनासिक जो होता है वो हिंदी में ज्यादा प्रयोग किया जाता है और इसको चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि आंगन, पूछ, माँ आदि। अब है कि चंद्र बिंदु लगाने का तरीका कैसे होता है। तो अनुनासिक को अलग से किसी वर्ण के बाद नहीं बोला जाता, बल्कि उस स्वर के साथ बोला जाता है जिस पर वो लगता है, जैसे कि आंख, चांद, पांच आदि। यानी कि वो व्यंजन और स्वर का जोड़ा जिसके ऊपर वो चंद्र बिंदु लगा है वो उसी के साथ बोला जाता है और वो उसी के साथ जुड़ा रहता है। अब जितने भी ऊपर शिरोरेखा पे जितनी मात्राएं लगी होती है, शिरोरेखा यानी कि जो ये ऊपर ये जो लाइन होती है एक शब्द को कंप्लीट करने की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं शिरोरेखा। तो जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जिसमें पहले से शिरोरेखा वाली मात्रा है, उसमें जब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो वो कुछ बिंदु के रूप में होता है। हालांकि वो होता है चंद्र बिंदु, लेकिन ऊपर चूंकि पहले से ही एक मात्रा होती है इसलिए उसको वहां पे चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते, बल्कि बिंदु के रूप में लगाते हैं, लेकिन वो माना चंद्र बिंदु ही जाता है। तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ, इन मात्राओं के साथ जो बिंदु लगे हैं वास्तव में वे चंद्र बिंदु हैं, परंतु मात्राओं के साथ इसका अंतर्भाव हो जाने के कारण इसे बिंदु के रूप में ही लिखा जाता है। अर्थात ये सारी बिंदुएं अनुस्वार न होके बल्कि अनुनासिक है, लेकिन मात्रा होने के कारण इनको अनुस्वार के रूप में लिखा गया है। अब है कि अनुस्वार और अनुनासिक का उच्चारण किस प्रकार करते हैं, तो हम पढ़ के देखेंगे। अधिकांश, संपूर्ण, रंगीन, तंबू, ठंडी, बंद, बंधन, पतंग, संबंध, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत, असंख्य, संख्या, अत्यंत, क्रांति, संश्लेषण। इसी प्रकार अनुनासिक के कुछ शब्द हैं। गांव, मुंह, धुंधले, कुआं, चांद, भांत, कांच, बांधकर, पहुंच, ऊंचाई, टांग, पांच, दांते, सांस, धुआं, चांद, कांप, जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि अनुस्वार और अनुनासिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले विषय की तरफ चलते हैं, जो कि है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है, यानी कि आगे जुड़ने वाला वो शब्दांश जो कि मूल शब्द में आगे जुड़ा हो। जैसे कि हार शब्द के पूर्व आ जोड़ने से आहार शब्द बन जाता है, अतः आ जो है वो एक उपसर्ग है। अर्थात यहाँ पे ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, पूर्व पद धन मूल शब्द, इस पूर्व पद को ही हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसा कि एक उदाहरण हमने आहार का देखा, हार के आगे आ लगा तो वो आहार बन गया। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे देश शब्द में आगे वी लग जाता है तो वो विदेश बन जाता है। प्रत्यय, जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि सुंदर शब्द के अंत में ता जोड़ने पर सुंदरता शब्द बनता है, अतः ता एक प्रत्यय है। पीछे जुड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं और आगे जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द अपना रूप नहीं बदलता, मूल शब्द में जब उपसर्ग या प्रत्यय लगता है तो मूल शब्द का रूप बदलता है, वरना मूल शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसका भी फॉर्मूला है, मूल शब्द धन उत्तर पद यानी पीछे आने वाले पद, और पीछे आने वाले पद को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहा जाता है। तो जैसा कि सुंदरता है उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि विश्वास, उसमें ई की मात्रा जोड़ देते हैं विश्वासी बन जाता है।
इसी तरह से विशाल, विशाल में ता जोड़ देंगे तो विशालता बन जाता है। विकास में इत जोड़ते हैं तो विकसित बन जाता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें हम पीछे शब्दांश को जोड़ के और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। कभी कभी दो प्रत्ययों का भी प्रयोग एक साथ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है समझ, उसमें दार धन ई, यानी कि दार भी एक प्रत्यय है और बड़ी ई की मात्रा भी एक प्रत्यय है। तो इस समझदारी में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। बहुत सारे ऐसे शब्द हमको मिलते हैं जिसमें दो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं जिसमें एक ही मूल शब्द हो और उसमें आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय को लगाकर उसका रूप बदला जाता है। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, जिसमें स्व है वो, जिसमें जो स्व है वो आपका उपसर्ग है, तंत्र आपका मूल शब्द है और ता हमारा प्रत्यय है, अर्थात स्वतंत्रता। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि एक साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। वाक्य अशुद्धि शोधन, यानी कि वाक्य में हम क्या क्या अशुद्धियां करते हैं, वाक्य में हम कहाँ कहाँ पे गलतियां करते हैं कि वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। हमको बोलने में तो लगता है कि हाँ सही है, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो उसमें अशुद्धि होती है, जिसके वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो हमको नहीं मिल पाते। तो वाक्य अशुद्धि शोधन ये ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हम आगे बढ़ेंगे। वाक्य अशुद्धि शोधन, वाक्य अशुद्धि शोधन सार्थक एवं पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूहों को वाक्य कहा जाता है। वाक्य यानी क्या? वो शब्द जो कि एक क्रम में व्यवस्थित रूप में हो और जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसको हम बोलते हैं वाक्य। प्रत्येक भाषा का मूल ढांचा वाक्यों पर ही आधारित होता है। जब भी हम कोई अपनी बात कहते हैं तो वो वाक्य के आधार पे ही कहते हैं। जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो हम उसको वाक्य के आधार पे ही लिखते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि वाक्य रचना में पद क्रम और अन्वय का विशेष ध्यान रखा जाए। इनके प्रति सावधान न रहने से वाक्य रचना में कई प्रकार की भूलें हो जाती हैं। वाक्य रचना के लिए अभ्यास की परम आवश्यकता होती है। वाक्य शोधन के लिए हमको धीरे धीरे हमेशा प्रयास करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम उसको धीरे धीरे और सुधारते जाते हैं तथा वो हमारा शुद्ध रूप में हो जाता है। तो हम आगे बढ़ेंगे वाक्य शोधन के। तो इसमें बहुत सारे हैं। पहले हम जानेंगे कि जो पहली स्लाइड में पदक्रम और अन्वय था, ये क्या है? यहाँ पे है पदक्रम और अन्वय। पदक्रम यानी कि जो पदों का क्रम है, यानी कि जब शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं उनको ही पद कहा जाता है। तो उनकी जो व्यवस्था है वो सही होनी चाहिए, उसका क्रम जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहिए। और अन्वय मतलब वाक्य में आने वाले विभिन्न पदों जैसे कि लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि सब में एक रूपता होनी चाहिए। अगर स्त्रीलिंग की बात की जा रही है तो उसकी क्रिया स्त्रीलिंग ही होनी चाहिए, इसको बोलते हैं अन्वय। तो पदक्रम यानी कि शब्दों का, पदों का सही क्रम, और अन्वय यानी कि जिसमें ग्रामर, व्याकरण के आधार पे जिसमें त्रुटियां न हो। आगे बढ़ेंगे। अशुद्धियां किस किस प्रकार से होती हैं? पहला है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा यानी कि हमको संज्ञा के साथ किस प्रकार से वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है, इसको जानेंगे। सारे उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, उदाहरण से भली भांति समझ में आएगा। तो हम उदाहरण देखेंगे। वह आंख से काना है, और शुद्ध रूप है वह काना है। काना का मतलब ही है कि एक आंख नहीं है, तो हमको वहां पे आंख से लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी के बारे में लिख देंगे कि वह काना है, तो इसका मतलब है कि उसमें उस काने उसकी बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि उसके एक आंख में परेशानी है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो काना है। तो वह आंख से काना है, यहाँ पे
संज्ञा हमने जबरदस्ती डाली है तो ये अशुद्ध रूप है, जिसका शुद्ध रूप होगा कि वह कान्हा है। आप शनिवार के दिन चले जाएं। आप शनिवार को चले जाएं। शनिवार एक दिन है, हम सब जानते हैं कि शनिवार एक दिन होता है। तो जब हमने शनिवार लिख दिया, हमने पर्टिकुलर एक चीज लिख दी कि किस दिन जाना है, तो फिर हमको उसके साथ दिन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन भी एक संज्ञा है। तो एक वाक्य में अगर एक शब्द जो है, अगर वो संज्ञा को बता दे रहा है, संज्ञा का प्रयोग समझा दे रहा है, तो हमको उसमें संज्ञा को डालने की जरूरत नहीं होती। अगर हम ऐसे वाक्य को लिख दें जो कि संज्ञा के अर्थ को समझा रहा है और साथ में संज्ञा भी लिखेंगे, तो वो हमारा अशुद्ध रूप होगा। तो हमको हमेशा ये ध्यान देना है कि संज्ञा के साथ अगर कोई उसको कंप्लीट करने वाला अर्थ भी लिख दे रहे हैं, उसको कंप्लीट करने वाला कोई शब्द लिख रहे हैं, तो वो हमारा अशुद्ध रूप हो जाएगा। इसी तरह से परस्पर संबंधी अशुद्धियां, आप भोजन किया, आपने भोजन किया, उसने नहाया, वह नहाया, यानी कारकीय रूप जो होते हैं, कारक के आधार पर हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं, और जब भी कारकीय रूप में हम अशुद्धियां करते हैं तो उसको बोलते हैं परस्पर संबंधी अशुद्धियां। आप भोजन किया, इसमें जब हम ने लगा देंगे तो ये हो जाएगा शुद्ध रूप में, आपने भोजन किया। उसने नहाया, इसका सही रूप है वह नहाया। इसी प्रकार से लिंग संबंधी अशुद्धियां, हमारी नाक में दम है, हमारी नाक में दम है और हमारे नाक में दम है, इसका शुद्ध रूप होगा हमारे नाक में दम है, क्योंकि नाक जो है इसके लिए हमारी शब्द अशुद्ध हो जाएगा। नाक के लिए हमेशा हम हमारे शब्द प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आती हैं, और जब हमको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और सारे लिंग सही हो, हमारे वचन सब हमको सही जानकारी हो, हमको कारक की सही जानकारी हो, तो हमारी अशुद्धियां बहुत आसानी से शुद्ध हो सकती हैं। हम उसको उसके शुद्ध रूप को जान सकते हैं। मुझे आदेश दी, मुझे आदेश दी, बहुत सारे ऐसे भी वाक्य आते हैं हमारे सामने जिसको सुन के ही हमको लगता है कि हाँ ये तो कुछ इसमें तो गड़बड़ है, इसका कुछ तो अशुद्ध इसमें है, इसको शुद्ध किस तरह बनाया जाए। तो बहुत सारी चीजें हमको सुन के भी समझ में आती हैं, जैसे कि मुझे आदेश दी, मुझे आदेश दिया। दी हर चीज के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, आदेश दिया जाता है, आदेश दी नहीं जाती है। इसी प्रकार चौथा है वचन संबंधी अशुद्धियां, जिसमें एक वचन और बहुवचन। उसे 2 रोटी दे दो, उसे 2 रोटियां दे दो, 2 है तो रोटी नहीं रोटियां होंगी। इस तरह से मेरा कान मत खाओ, मेरे कान मत खाओ, यानी कि किसी से आप बहुत बोर हो रहे हो, आपको बहुत बहुत आपसे बातें कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे मेरे कान मत खाओ, यानी कि आप एक कान की बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों कान से उसको सुनना नहीं चाहते, तो होगा इसका मतलब मेरे कान मत खाओ। अब है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, तुम तुम्हारे रास्ते लगो, तुम के साथ तुम्हारे लगता है, लेकिन जब इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो हम जब किसी को तुम बोल देते हैं तो उसके साथ तुम तुम्हारे कमरे में जाओ ऐसा बोलेंगे तो वो अशुद्ध रूप में बोलेंगे। अगर हम बोलते हैं तुम और उसके लिए जो उसका जो वर्ण है उसको बोलेंगे तुम अपने कमरे में जाओ, यानी कि तुम के साथ अपने लगाने का ही मतलब है कि ये अपने उस तुम के लिए लगा हुआ है। तो इससे समझ में आ जाता है कि तुम तुम्हारे रास्ते लगो ये एक अशुद्ध वाक्य है, जबकि तुम अपने रास्ते लगो ये एक शुद्ध वाक्य है। हमको क्या, जिसका शुद्ध रूप है हमें क्या, हमको क्या ये एक गलत वाक्य है, एक अशुद्ध वाक्य है, जिसका सही रूप है कि हमें क्या। अगर बहुत लोग बोलते हैं मेरे को क्या, तो मेरे को क्या इज द रॉन्ग सेंटेंस, और इसका सही है कि मुझे क्या। इसी प्रकार विशेषण संबंधी अशुद्धियां, मुझे छिलके वाला धान चाहिए, मुझे धान चाहिए। अगर आप धान बोलेंगे तो धान में छिलका लगा ही होता है, धान से चावल बनता है, और जब तक धान कूटा नहीं जाता वो चावल नहीं बनता। तो जब आप किसी को बोलेंगे धान चाहिए तो उसमें छिलका जुड़ा होगा। एक गोपनीय रहस्य, रहस्य का मतलब ही होता है कि वो कॉन्फिडेंशियल है, उसके लिए फिर आपको ये गोपनीय शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।
जो एक ऐसा शब्द जिसमें पहले से विशेषण छिपा हुआ है, उसके लिए दूसरा विशेषण भी उपयोग करने पर वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे मुझे छिलके वाला धान चाहिए, यानी कि मुझे धान चाहिए जिसका शुद्ध रूप है, और एक गोपनीय रहस्य यानी कि एक रहस्य। रहस्य है तो वो गोपनीय ही होगा, इसलिए इसका शुद्ध रूप है एक रहस्य। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। उसे हरि को पटक डाला, जिसका शुद्ध रूप है उसने हरि को पटक दिया। उसे हरि को पटक डाला, पटक पटक डालते नहीं है, पटक देते हैं, तो पटक के साथ यहाँ पे दिया ये क्रिया लगेगी। इसी तरह से वह चिल्ला उठा, कोई चिल्ला उठता नहीं है बल्कि चिल्ला पड़ता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जो कि हम गलत रूप में प्रयोग करते हैं, और इसलिए हमारा वाक्य जो है वो अशुद्ध रूप हो जाता है। इसका शुद्ध रूप कुछ इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे दो उदाहरण है। उसे हरि को पटक डाला, उसने हरि को पटक दिया, तथा वह चिल्ला उठा, यानी कि वह चिल्ला पड़ा। अब है मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। मुहावरा मतलब, मुहावरे का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता बल्कि विशेष अर्थ होता है, ऐसा हम सब जानते हैं। तो वह श्याम पर बरस गया, वह श्याम पर बरस पड़ा। बरस पड़ा यानी कि बारिश वाला बरस पड़ा नहीं, गुस्से में बरस पड़ा। बरस पड़ा ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि हम बहुत गुस्से में हैं और हम गुस्से में किसी पे चिल्लाने लगे, उसको बोलते हैं। तो बरस पड़ा जो सही मुहावरा है, उसकी जगह पे हम बरस गया लिख देंगे, तो ये बरस गया, पानी बरस गया वाला हो जाएगा, जिस वजह से ये अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि श्याम जो है वो पानी नहीं है जो बरस जाएगा, श्याम कोई इंसान है जो कि किसी के ऊपर बरस पड़ा, यानी किसी के ऊपर गुस्सा गया। उसकी अक्ल चक्कर खा गई, और उसकी अक्ल चकरा गई। अक्ल चकराना यानी कि दिमाग घूम जाना, यानी कि कोई बात समझ में ना आना। तो उसकी अक्ल चक्कर खा गई नहीं, बल्कि उसकी अक्ल चकरा गई। तो मुहावरे का हम गलत प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, और यहाँ पे हमारा फिर हमको उसको शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। 9 है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। वह लगभग रोने लगा, और वह रोने लगा। लगभग रोने लगा, लगभग का मतलब क्या? लगभग यानी कि वो रो भी रहा था कि नहीं रो रहा था, मैं कह नहीं सकती। तो ये हम अक्सर गलतियां करते हैं। वह रोने लगा, उसमें हम अगर लगभग लगा दिए, यानी कि हमको श्योर नहीं है कि वो रो रहा है कि नहीं, तो जिस वजह से वो वाक्य अधूरा रहेगा, और अधूरेपन की वजह से वो अशुद्ध हो गया। उसका सर नीचे था, उसका सर नीचा था। उसका सर नीचे था, यानी कि उसका जो सिर था वो नीचे था, यानी कि वो आसन कर रहा होगा तो सिर उसका नीचे था। और उसका सर नीचा था, यानी कि वो किसी चीज से अपमानित हुआ था, जिसकी वजह से उसका सिर नीचे हो गया था। तो क्रिया विशेषण जो संबंधी अशुद्धियां हैं, वो भी हम बहुत सारी अशुद्धियां करते हैं। अगला है अव्यय संबंधी अशुद्धियां। अव्यय जिसमें कोई परिवर्तन न हो सके, अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिसपे लिंग, वचन, काल का कोई परिवर्तन होने पर कोई परिवर्तित रूप नहीं होता, उसको बोलते हैं अव्यय। तो हम अव्यय संबंधी अशुद्धियां क्या क्या करते हैं? वे संतान को लेकर दुखी थे, वे संतान के कारण दुखी थे। और वहां अपार जन समूह एकत्रित था, वहां अपार जन समूह एकत्र था। संतान को लेकर दुखी होना और संतान के कारण दुखी होना, ठीक है। संतान जो है वो पुत्र या पुत्री दोनों हो सकते हैं, ठीक है, और उसके कारण दुखी थे, यानी यहाँ पे अव्यय की अशुद्धि है। इसी प्रकार वहां अपार जन समूह एकत्रित था, और वहां अपार जन समूह एकत्र था। एकत्रित और एकत्र दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब शुद्ध रूप लिखना पड़ेगा तो हमको लिखना पड़ेगा वहां अपार जन समूह एकत्र था, न कि वहां अपार जन समूह एकत्रित था। फिर अगला है वाक्यगत संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य है तलवार की नोक पर, और इसका शुद्ध रूप है तलवार की धार पर। तलवार की नोक पर नहीं होता, बल्कि तलवार की धार होती है, तलवार का नोक नहीं होता। नोक किसका होता है? चाकू की नोक होती है, लेकिन तलवार का हमेशा
धार होता है। तो वाक्य हम कभी कभी गलत बनाते हैं, जिसकी वजह से ये अशुद्धियां होती हैं। मेरी आयु 20 की है और मेरी अवस्था 20 वर्ष की है। मेरी आयु 20 की है मतलब क्या? अशुद्ध। और मेरी अवस्था 20 वर्ष की है, यानी कि मैं अपने एज के बारे में बता रहा हूं, जो कि 20 वर्ष हो चुके हैं। अगला है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। मेरे पिता सज्जन पुरुष हैं और मेरे पिता सज्जन हैं। पिता है तो पुरुष होंगे ही। तो ये बार बार हम अशुद्धियों में बताते हैं कि जब अगर कोई एक शब्द कंप्लीट अर्थ दे रहा है किसी वाक्य में, तो हमको उसको पूर्ण करने के लिए उससे मिलता जुलता दूसरा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग करने पे अशुद्धि हो जाती है। इसी तरह से वे गुनगुने गर्म पानी से स्नान करते हैं और वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। गुनगुना यानी होता ही गर्म पानी है, तो गुनगुना भी और गर्म पानी भी, इन दोनों का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति। पुनरुक्ति यानी कि बार बार होने वाली, बार बार आने वाली। तो बार बार एक ही जैसी चीजों को हम अगर वाक्य में लिखेंगे तो फिर वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, तो जिसको हमको शुद्ध रूप में लिखना पड़ेगा। तो सारी शुद्धियां जो हैं वो इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को समझा दी। और इस तरह से हमने इस वीडियो में वर्ण विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, अनुस्वार अनुनासिक और वाक्य शुद्धि, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली और हमको ये शायद समझ में आ गया होगा। और अगले भाग के लिए हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।